आप हेडिंग डालेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ्स। पोजीशन टाइम ग्राफ्स। चलिए जी, तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। और किसी भी ग्राफ को ना रटने की जरूरत नहीं है, मैं अभी आपको एक एक चीज समझाऊंगा और आप लोगों को क्लास के साथ साथ ही समझ में आता चला जाएगा, याद भी हो जाएगा कि कैसे अलग अलग तरीके के ग्राफ्स बनेंगे। तो जैसे पहला है पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, सॉरी। पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। अब स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का पोजीशन टाइम ग्राफ कैसे बनेगा, देखिए। एक्स एक्सेस पर हमने लिया टाइम और वाई एक्सेस पर हमने लिया पोजीशन। और ये एक इस तरीके की स्ट्रेट लाइन बना दीजिए और यहाँ पर लिख दो एक्स नॉट, एक्स के नीचे जीरो, इसी को हम एक्स नॉट बोल देते हैं। ये लिख दीजिए यहाँ पर। अब देखिएगा ये क्या है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का जो ग्राफ है, तो कई बच्चे ऐसे इसको याद कर लेते हैं, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है पैरेलल टू टाइम एक्सेस। ठीक है, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक, लेकिन समझने के तौर पर मैं आपको एक बार बताता हूँ इसको, एक समझना किस तरीके से है इसको। आप ये देखिए कि टाइम का मतलब है इधर जीरो, जीरो का मतलब है 0 सेकंड। और ये ओरिजिन पर 0 सेकंड का मतलब ये है कि पोजीशन जो हम एक्स से दिखाते हैं कि भाई ऑब्जेक्ट किस पोजीशन पर है, यानी कि 0 मीटर वाले पॉइंट पर बैठा हुआ है ऑब्जेक्ट, वो वहां पर रखा हुआ है। अब इसके बाद में हम ये कहते हैं कि अब अगर ये देखा जाए कि हमने टाइम आगे बढ़ाया, यानी कि हम 1 सेकंड पर पहुंच गए, 1 सेकंड पर, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, इधर 3, इधर 4। तो टाइम जब 1 सेकंड है तब भी हमारी पोजीशन एक्स नॉट है, यानी कि पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही। फिर टाइम आपने और बढ़ाया 2 सेकंड पर, तब भी आपकी पोजीशन सेम है एक्स नॉट। फिर 3 सेकंड पर, तब भी आपकी पोजीशन सेम है एक्स नॉट। 4 सेकंड पर भी पोजीशन सेम, 5 सेकंड पर भी सेम, 6 पर भी सेम। तो आप ये देख रहे हैं कि टाइम तो लगातार बढ़ता जा रहा है लेकिन पोजीशन चेंज नहीं हो रही। जिस पोजीशन पर ऑब्जेक्ट पहले था, ऑब्जेक्ट अभी भी उसी पोजीशन पर है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। बताइए जी, क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, तो दिस इज पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। सेकंड देखें, सेकंड जो ग्राफ है वो क्या है? सेकंड है पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म, पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म मोशन का पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होगा वो देखते हैं। तो यूनिफॉर्म मोशन का बनाएंगे जी ग्राफ।
इधर तो टाइम, एक्स एक्सिस पर लेते हैं टाइम और वाई एक्सिस पर पोजीशन। एक्स एक्सिस पर टाइम और वाई एक्सिस पर पोजीशन। इस तरीके का ग्राफ बनेगा। जब भी यूनिफॉर्म मोशन होगा तो यूनिफॉर्म मोशन के केस में जो ग्राफ बनेगा ना, वो नीचे से ऊपर तक बढ़ती हुई एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, इसको भी देखिए, याद करने का तो ये तरीका है। पहले देखिए, जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का ग्राफ जो है वो एक पैरेलल लाइन बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। दूसरा, जो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बनेगा, यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ में जो स्ट्रेट लाइन बनेगी उसमें भी स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन नीचे से ऊपर की तरफ जाती हुई बनेगी यूनिफॉर्म मोशन में। लेकिन अब इसको समझने का तरीका देखिए, याद रखने का तो ये तरीका हो गया, नीचे से ऊपर तक उठती हुई एक स्ट्रेट लाइन। यहां पर लिख देंगे एक्स नॉट, ये 0। तो यहां पर मैंने ये देखा कि जब भी कभी हम ये बोलते हैं ना कि कोई भी लाइन नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, तो आप ये देखो कि जब टाइम 0 था तब इसका जो पोजीशन थी वो एक्स नॉट थी, यानी कि वो एक्स 0 पोजीशन पर बैठा हुआ था ऑब्जेक्ट। फिर हमने टाइम बढ़ाया, 1 सेकंड कर दिया, 1 सेकंड पर उसकी ऑब्जेक्ट की पोजीशन थोड़ी ऊपर हुई। भाई थोड़ी ऊपर हुई, ये कैसे ऊपर कैसे हुई, आप कैसे बता सकते हैं? मान लो यहाँ पर 1 सेकंड है, तो 1 सेकंड, ये मत बनाना अभी आप, क्योंकि मैं इसी ग्राफ में कुछ और आपको बताना चाहता हूँ अभी। तो अभी पहले सिर्फ समझिए, ये 1 सेकंड है, तो 1 सेकंड के कोरस्पॉन्डिंगली आप यहाँ पर एक ऐसे डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इसने इस ग्राफ को यहाँ पर कट करा, और यहाँ से फिर आप एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करें टाइम एक्सेस के, तो आप ये देखोगे कि अरे ये तो हमारा जो पोजीशन है ये थोड़ी बढ़ गई। वाई एक्सेस पर पोजीशन थोड़ी बढ़ गई। वाई एक्सेस पर पोजीशन बढ़ती कैसे है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा कैसे, जब आप वाई एक्सेस पर ऊपर की तरफ जाओगे। एक्स एक्सेस पर टाइम बढ़ेगा कैसे, जब आप राइट की तरफ चलोगे। आपने कहा नहीं जी, मैं तो अब आगे देखता हूँ और टाइम बढ़ाते हैं, देखते हैं हमारा जो पोजीशन है वो और आगे बढ़ती है या नहीं बढ़ती। तो अब टाइम हो गया 2 सेकंड, तो मैंने अब देखा कि अरे 2 सेकंड पर चेक करते हैं, तो 2 सेकंड पर बढ़कर और आगे आ गया। ठीक है, फिर 3 सेकंड पर बढ़कर और आगे। तो हम ये देखते जाएंगे कि जैसे जैसे मैं टाइम बढ़ाता जा रहा हूँ, मेरी पोजीशन भी ऊपर की तरफ बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो टाइम के बढ़ने के साथ पोजीशन भी लगातार चेंज होती जाए, बढ़ती चली जाए, तो उसी को हम यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब when when a body travels equal distances in equal intervals of time, तो उसको हम बोल देते हैं कि body is said to be under uniform motion। ठीक है, अब इसमें मैं एक चीज आपको और समझाना चाहूंगा। यहां तक समझ गए बेटा सभी? ये बताइए। यस सर। सर ठीक है, चलिए अब इसमें एक चीज आपको समझाऊंगा, ये मैं मिटा रहा हूँ, ये जो मैंने बनाई है डॉटेड लाइंस। देखिए, हमारा जो इनिशियली डिस्प्लेसमेंट था, मतलब इनिशियली जब टाइम 0 सेकंड था, तो उस टाइम जो बॉडी है वो एक्स नॉट पोजिशन पर बैठी हुई थी। ठीक है, अब उस टाइम हमारी बॉडी एक्स नॉट पोजिशन पर बैठी हुई थी। अब हम क्या करेंगे इसमें, हम ये कहते हैं कि थोड़ी देर बाद आफ्टर टाइम t1, आफ्टर टाइम t1, ये जो बॉडी है, सर अब ये ड्रॉ करना है। क्या कह रहे हो? सर ये जो अभी आपने ड्रॉ करा है वो करना है। हाँ, ये वाला ड्रॉ करना है। आफ्टर टाइम t1 बॉडी आ गई पोजीशन x1 पर। फिर थोड़ा सा और आगे का टाइम आपने चेक किया, आफ्टर टाइम t2 ये बॉडी आ गई पोजीशन x2 पर। कि t1 टाइम में बॉडी ने ट्रेवल करा डिस्टेंस x1, t2 टाइम में बॉडी ने ट्रेवल करा टोटल डिस्टेंस x2। ठीक है, तो यहां पर अब मैं ये देखूंगा कि ये t1 और t2 के बीच का जो गैप है, ये वाला गैप हो जाएगा।
और x1 और x2 के बीच का गैप ये वाला गैप हो जाएगा। इस गैप को आप बोल देंगे x2 माइनस x1, और ये वाला जो गैप है इस गैप को आप बोल देंगे बेटा t2 माइनस t1। और अगर गौर से देखें तो ये जो छोटा सा ट्राइंगल बना है ये एक राइट ट्राइंगल बन गया, ये एक राइट ट्राइंगल बन गया। ठीक है, ये ड्रॉ कर लीजिए। और ये मैं क्यों करवा रहा हूँ ड्रॉ अभी बताता हूँ आपको। अब देखिएगा, इसमें मैं ये कहूंगा कि हमने ना ये सभी चीज अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत याद हो तो आप ध्यान से सुनिएगा कि हमने 9th क्लास में देखा था कि एक टर्म होती है जिसको हम बोलते हैं स्लोप। और स्लोप क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस को ही हम स्लोप बोल देते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज कॉल्ड स्लोप। और ये हमने सिर्फ और सिर्फ किसी भी राइट ट्राइंगल में अगर परपेंडिकुलर अपॉन बेस करते हैं तो वो स्लोप होता है। ये चीज तो हमने पढ़ी थी 9th क्लास में। लेकिन 10th क्लास का रिकॉल करो तो हमने ये कहा था यार परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, ये तो tan थीटा होता है। समझ रहे हैं सभी बच्चे की नहीं? ठीक। यस सर। तो मैं ये देखूंगा कि अगर ये वाला ट्राइंगल है, ये इतना सा जो ट्राइंगल बना है, तो अगर इसमें परपेंडिकुलर देखा जाए तो x2 माइनस x1 है, और अगर बेस देखा जाए तो t2 माइनस t1 है। ठीक। और आप ये कहेंगे कि नहीं जी नहीं, ट्रिग्नोमेट्री में तो हमने अलग चीज पढ़ी थी। जो भी एंगल होता है थीटा, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर कहलाती है, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज कहलाती है, और जो बची हुई साइड है उसको बेस कहते हैं। तो हम ये कहते हैं कि चलो जी आप भी सेटिस्फाई हो जाओ और हम भी सेटिस्फाई हो जाते हैं। ये वाला जो एंगल है इसको थीटा बोल दो। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि ये जो छोटा सा ट्राइंगल बना है ना, ये छोटा सा ट्राइंगल मेरे को इस पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप दे रहा है। तो मैं यहां पर बोलूंगा स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ is equal to perpendicular अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है x2 माइनस x1, बेस कितना है t2 माइनस t1। x2 माइनस x1 और बेस कितना है t2 माइनस t1। और ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस यही तो tan थीटा होता है। तो आप ये देखिएगा कि tan थीटा ये हो गया आपका x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, और ये जो स्लोप होता है पोजीशन टाइम ग्राफ का, इससे निकलती है वेलोसिटी इज इक्वल टू वेलोसिटी। तो स्टार बनाकर लिख लेना, इंपॉर्टेंट है, नोट वेलोसिटी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ is equal to x2 minus x1 upon t2 minus t1 is equal to tan theta, where theta is called inclination of position time graph। थीटा इज कॉल्ड इंक्लिनेशन ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक है, तो अब क्या है कि आपको इंक्लिनेशन भी दिया हो सकता है और आपको पोजीशन टाइम ग्राफ भी दे रखा हो सकता है। तो आप ये समझ लेना कि उसमें जो भी पोजीशन टाइम ग्राफ है उसमें आपको परपेंडिकुलर अपॉन बेस निकालना है। आप कहेंगे कि जी परपेंडिकुलर अपॉन बेस के लिए ये छोटा सा ट्राइंगल, आप इसमें कोई भी दो टाइम इंटरवल लें और कोई भी दो पोजीशंस लें, उनकी हेल्प से, जैसे मैंने दो टाइम इंटरवल लिया T1 और T2, तो इनके कोरस्पॉन्डिंग दो पोजीशन हो गई x1 और x2। तो दो अलग अलग टाइम इंटरवल्स के कोरस्पॉन्डिंगली अलग अलग पोजीशंस हो गई, तो एक छोटा ट्राइंगल बन गया इनकी हेल्प से।
और ये जो छोटा ट्राइंगल है इसमें एक परपेंडिकुलर भी होगा और बेस भी होगा। तो जब मैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस करूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरे पास स्लोप आ जाएगा, और उस स्लोप से ही मैं ये बता पाऊंगा कि ये जो ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है। समझ गए सभी बच्चे? सभी को क्लियर है इतना? चले आगे। यस सर। ठीक है जी। यस सर। ओके। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बताइए। सर यहाँ पे हम जो ये ट्रायंगल लेंगे टाइम इंटरवल्स के रिस्पेक्ट में और मतलब वहाँ एक्स वाले पे, तो वो हाँ। कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए या फिर बीच में लाइक बड़ा ट्रायंगल भी बन सकता है? कोई भी आप बड़ा ट्राइंगल ले लो। कॉन्जिक्यूटिव मतलब जैसे मान लो ये 3 सेकंड है और ये 4 सेकंड है, ठीक है, तो वो तो कॉन्जिक्यूटिव टाइम इंटरवल हो गए। हाँ, आप ऐसा भी कर सकते हो कि 2 सेकंड और 10 सेकंड, ठीक है, तो 2 सेकंड के रिस्पेक्ट में जो भी टाइम, जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा, और 10 सेकंड के रिस्पेक्ट में जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा, तो बड़ा ट्राइंगल भी बना सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ओके सर। चलिए जी, थर्ड वाला ग्राफ लिखेंगे, पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ये चीज नई है जो 9th में नहीं करी थी, ये भी 9th में करा था, ये भी 9th में करा था, ठीक है। यहाँ पर नया क्या टर्म आया? tan थीटा। ये चीज हम 10th में पढ़कर आए हैं। अब थर्ड देखेंगे, पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बताइए। सर जो एंगल दे रखा है थीटा, वो दे रखा होगा हमें? हाँ, ये दे रखा होगा क्वेश्चन में, या तो एंगल दे रखा होगा या फिर ग्राफ दे रखा होगा, दोनों में से कोई एक चीज होगी। ओके सर। हाँ, पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो इसमें आप ग्राफ बनाएंगे। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में क्या होगा कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन हो रहा है, यानी कि लगातार उसकी वेलोसिटी चेंज होती जा रही है। यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ कैसे बनता है? उसकी वेलोसिटी लगातार चेंज होती जा रही है, तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। इधर टाइम है और इधर पोजीशन। टाइम और पोजीशन। इसका ग्राफ ऐसे बनेगा इस तरीके से कि लगातार इसकी जो वेलोसिटी है वो लगातार बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। यानी कि वो आपका एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं बनेगा, वो इस तरीके का बनेगा, यानी कि लगातार उसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, चेंज होती जा रही है। ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ है। और अगर इसमें आप ये कहें कि इसमें मुझे वेलोसिटी निकालनी है तो किस तरह से निकालेंगे, बताते हैं। अभी मैंने ये कहा कि कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए कि इस पॉइंट पर मुझे वेलोसिटी निकालनी है, क्योंकि आप ये कहें कि किसी दो पॉइंट्स, दो अलग अलग टाइम इंटरवल लें और उनके बीच में मैं वेलोसिटी निकालूं, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, यहाँ पर हर इंस्टेंट पर उसकी जो वेलोसिटी है वो हर इंस्टेंट पर चेंज होती जा रही है। समझ रहे हैं? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब ये है कि मैं स्कूटर पर बैठा हूं और लगातार उसकी स्पीड बढ़ाता जा रहा हूं, बढ़ाता जा रहा हूं, बढ़ाता जा रहा हूं, ठीक। तो वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में हम ये वाला फंडा यूज नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर क्या है, यहां पर जो पोजीशन है वो यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है पोजीशन, यानी कि उसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट आएगी, सेम आएगी। लेकिन इसमें वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है, क्योंकि लगातार एक्सेलरेशन है, तो लगातार वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो जब लगातार चेंज होती है तो मैं किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर निकाल सकता हूं, दो टाइम इंटरवल्स के बीच में नहीं निकाल सकता। दो टाइम इंटरवल्स के बीच में बार बार वो चेंज होगी ही होगी। तो किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर कैसे निकालेंगे? इस पॉइंट पर अगर मुझे वेलोसिटी निकालनी है, तो ये जो पॉइंट है यहां पर आप टाइम दिखा देंगे, ये टाइम है t, और एग्जैक्टली इसी के कोरस्पॉन्डिंगली यहां पर जो हमारा पोजीशन है, पोजीशन हो जाएगा x। और इस पॉइंट पर आप एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। कर्व होता है ना,
तो आप जानते हैं कि सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करा जा सकता है। सिमिलरली जब सर्कल में भी तो कर्व होता है, तो कर्व पर भी टेंजेंट ड्रॉ करा जा सकता है। तो मैंने इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, और टेंजेंट वो स्ट्रेट लाइन होती है, टेंजेंट एक वो स्ट्रेट लाइन होती है जो कि किसी भी कर्व को किसी एक पॉइंट पर टच करती हुई निकलती है। तो इस पॉइंट पर टच करती हुई ये स्ट्रेट लाइन निकल रही है। फिर एकदम से दिमाग में ये आता है कि ये स्ट्रेट लाइन बन गई। स्ट्रेट लाइन बनते ही मेरे दिमाग में ये आता है कि अरे स्ट्रेट लाइन बन गई, अब तो मैं फंडा लगा सकता हूँ, ये वाला बिल्कुल ठीक आ रहा है दिमाग में, लगा सकते हैं। तो क्या करेंगे, ये जो स्ट्रेट लाइन बनी है हमने यहां तक बना ली। आपकी मर्जी है, आप इसको बहुत लंबा भी बना सकते हो, छोटा सा बना लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़ा बना लो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखिए यहां पर मैंने एक डॉट इधर लगा लिया, एक डॉट इधर लगा लिया, इससे मैं एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करूंगा, डॉटेड लाइन ऐसे, और इससे मैं वाई एक्सिस के पैरेलल एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करूंगा ऐसे। ये दोनों यहां पर इंटरसेक्ट करेंगे। ऑब्वियस सी बात है कि यहां से मैंने एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, यहां से वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है बेटा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और जो ये वाली लेंथ है, इसको मैंने मान लिया, ये लेंथ किस में आएगी, ये पोजीशन में ही तो आ रहा है, वाई एक्सिस में। वर्टिकल जो लेंथ है वो पोजीशन रिप्रेजेंट करेगी, तो इसको बेटा मैंने बोल दिया dx। और ये जो है हॉरिजॉन्टल जो लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या रिप्रेजेंट करेगी, टाइम। तो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट और ये हो गया छोटा सा टाइम, तो दिस इज कॉल्ड dt। बताइए बेटा मेरी बात तो सबको समझ में आ रही है कि नहीं। ये dx हो गया और ये Yes, dt sir. हो गया, ये सभी को क्लियर है ना। यश, विदुषी, रोहन, पार्थ बताइए, Yes, sir. क्लियर है। तो Yes, sir. यहां, ठीक है, तो यहां पर जब मैं वेलोसिटी निकालूंगा तो मैं ये कहूंगा वेलोसिटी v is equal to dx by dt। वेलोसिटी v is equal to dx by dt। और यही छोटा सा ट्रायंगल है, इसमें अगर आप कहें कि ये वाला एंगल थीटा है तो ठीक है, ये हमारा tan थीटा के भी इक्वल होगा। ठीक है, और ये जो वेलोसिटी निकली है, दिस वेलोसिटी विल बी कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब एक इंस्टेंट पर वेलोसिटी निकलती है, क्योंकि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, लगातार वेलोसिटी चेंज हो रही है। ठीक है जी। उसके बाद आप देखेंगे, अगला आप नोट करेंगे बेटा, ये तो थे हमारे पोजीशन टाइम ग्राफ्स। तो पोजीशन टाइम ग्राफ सिर्फ तीन तरीके के, एक जिसमें कि हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो स्टेशनरी रहता है, यानी कि रुका हुआ है ऑब्जेक्ट, तो वो बनेगा पैरेलल टू टाइम एक्सेस। दूसरा दूसरा हमारा बनेगा कि जिसमें हमारा ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, जो हमारा यूनिफॉर्म मोशन है। तो यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब लगातार टाइम के साथ साथ ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती जा रही है, यानी कि ऑब्जेक्ट चल रहा है, ऑब्जेक्ट मोशन में है। तो उस केस में इस तरीके से हमारा ग्राफ बनेगा, और इस ग्राफ का किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में आप स्लोप निकाल लीजिए। स्लोप होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, स्लोप निकाल लीजिए, दैट विल गिव यू वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन ऐसे बनेगा, ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ, और यहाँ पर किसी भी पॉइंट पर अगर आप एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और फिर एक छोटा सा ट्राइंगल बना लेंगे, तो ये dx by dt ये आपको क्या दे देगा, ये आपको उसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दे देगा। और dx by dt से आपको एक चीज स्ट्राइक कर गई होगी कि x का मतलब है पोजीशन और t का मतलब है टाइम, और dx by dt का मतलब है कि आपको पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो ये वही चीज है जो हम पहले भी कर चुके हैं कि v dx by dt के बराबर होता है। ठीक है, तो ये ग्राफ से भी समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं बेटा, सभी को क्लियर है ना तीनों टाइप के ग्राफ। कनिष्क बताइए, समझ गए ना। आर्यन, Yes, sir. अनुभव, अंशित, क्लियर है ना। Yes, sir. चलिए जी, मैं आगे बढ़ता हूं, फिर ये वाला मिटा रहा हूं इधर। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स। तो तीन तरीके के पोजीशन टाइम ग्राफ हो गए, अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखते हैं वो कैसे होंगे।
वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स, वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स में पहला आप लिखेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। एक्स एक्सिस पर अगेन वही टाइम, और अब क्योंकि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, पोजीशन टाइम ग्राफ था तो वाई एक्सिस पर पोजीशन, अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो वाई एक्सिस पर वेलोसिटी। वाई एक्सिस पर वेलोसिटी ले ली। तो याद रहे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जब मैं यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहा हूं तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ये है कि हमारा मोशन ना यूनिफॉर्म है, और जब मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करता हूं तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ये है कि वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मतलब सेम है, सेम मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया? कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब ये है कि आप शुरुआत में देखेंगे, अब ये चीज लिखना मत अभी जो मैं आपको बता रहा हूं, कि 0 टाइम पर देखोगे तो भी वेलोसिटी इतनी, 1 टाइम पर देखोगे तो भी वेलोसिटी इतनी, टाइम 2 सेकंड पर देखोगे तो भी वेलोसिटी इतनी, 3 पर देखोगे तो भी वेलोसिटी, तो वेलोसिटी सेम है। यानी कि फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए कि हम 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपना स्कूटर लेकर धीरे 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 चलते जा रहे हैं, मेरी वेलोसिटी ना बढ़ रही है ना मेरी वेलोसिटी कम हो रही है, ठीक है। अगर मेरी वेलोसिटी बढ़ रही होती तो मैं ये बोलता कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है, उसका ग्राफ अलग बनता। यूनिफॉर्म मोशन के केस में जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे तो ये बनेगा स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। टाइम एक्सिस मतलब जो एक्स एक्सिस पर मैं दिखाता हूँ वो टाइम ही है, तो उसको एक्स एक्सिस ना बोलकर टाइम एक्सिस बोल देते हैं। अब देखिएगा कि अब इसमें भी एक नया कॉन्सेप्ट बताएंगे, और थोड़ा बहुत 9th क्लास का याद हो तो वही चीज बता रहा हूँ सेम एकदम। यहां पर क्या होता है कि मैंने अलग अलग टाइम ले लिया, एक टाइम ले लिया t1, तो t1 के रिस्पेक्ट में मैंने देखा तो मेरी वेलोसिटी सेम यही आ रही है जो भी है वेलोसिटी v, और फिर मैंने दूसरा टाइम ले लिया t2, तो t2 के रिस्पेक्ट में मैंने t1 के रिस्पेक्ट में देखा तो भी वेलोसिटी v, मैंने t2 के रिस्पेक्ट में देखा तो भी वेलोसिटी v। तो इसको, ये जो एक छोटा सा बॉक्स बन गया, इसको आप ऐसे शेड कर लीजिए, ये अब कर लो, ये आप बना लीजिए ऐसे, इसको मैंने शेड कर लिया। तो और ये वाला, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इनको बोल दीजिए, इसको बोलो बेटा ए, इसको बोलो सी, सॉरी बी, इसको बोलो सी और इसको बोलो डी, ठीक है। अब फंडा ये होता है कि जो हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे वाला जो एरिया होता है दैट गिव्स मी डिस्प्लेसमेंट। तो हमें पूरा का पूरा डिस्प्लेसमेंट मिल जाता है इस चीज में, ठीक है। तो हम ये लिखेंगे, और ये कैसे, ये ऐसे ही रटने की जरूरत नहीं है, इसका मैं आपको बताता हूं कैसे। आप यहां पर लिखेंगे एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो ये है, इसके नीचे का एरिया, तो मैं ये बोल दूंगा कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल एबीसीडी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एबीसीडी, ये जो एबीसीडी रेक्टेंगल है इसका एरिया निकालना है हमको। अच्छा, तो एरिया क्या हो जाएगा? ए बी लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ए बी इंटू बी सी बोल दो, ए बी इंटू बी सी। अब आप देखिएगा ये ए बी क्या है, ये T1 से लेकर T2 का जो गैप है ये कितना हो जाएगा? T2 माइनस T1, तो ए बी तो हो गया T2 माइनस T1,
मल्टीप्लाइड बाई ये जो BC है, ये कितना होगा, यहां से लेकर यहां तक सेम, ये तो V होगा, क्योंकि y एक्सिस पर मैं क्या ले रहा हूँ, वेलोसिटी ले रहा हूँ, और वेलोसिटी सेम है, यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहे हैं तो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, बिल्कुल सेम है, तो BC की जगह क्या आ जाएगा, V आ जाएगा। और आप खुद बताइए T2 माइनस T1 क्या है, अगर मान लो T2 की वैल्यू 10 सेकंड है, T1 की वैल्यू 4 सेकंड है, तो 10 माइनस 4 करूंगा तो वो 6 सेकंड ही तो आएगा। कि इतना टाइम, इन दोनों के बीच का टाइम कितना, तो वो सेकंड में ही तो आएगा, यानी कि वो टाइम आ गया। तो T2 माइनस T1 भी टाइम है, और टाइम में अगर मैं स्पीड को मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या आता है, डिस्टेंस आता है। तो टाइम में जी वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। बताइए क्लियर है कि नहीं? सर, आपने BC को U लिख रखा है या V है वो? मैंने BC को लिखा V, है ना, V फॉर विक्ट्री, फाइनल वेलोसिटी वाला। समझ गए कि नहीं यस सर। बेटा? बाकी बच्चे बताइए, बाकी सबको क्लियर है ना? Yes, sir. Yes, sir. चलिए जी, ठीक है। तो इससे क्या समझ में आता है कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस द डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का जो एरिया है वो हमको डिस्प्लेसमेंट देता है। चलिए जी, इस चीज को भी नोट करके लिखेंगे जैसे यहां पर लिखा था। तो नोट करके लिखें, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। और मोस्टली केसेस में क्या होता है कि जब हम मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं तो वहां पर हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ज्यादातर स्ट्रेट लाइन के केसेस में वो इक्वली होता है। ठीक है जी। इसके बाद अगला लिखेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। सेकंड है velocity time graph for uniformly accelerated velocity time graph for uniformly accelerated motion। ठीक है, जब मोशन लगातार यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड यानी कि वेलोसिटी लगातार आपकी बढ़ती जा रही है या लगातार घटती जा रही है, दोनों में एक ही बात है, पर हम वो घटने वाला नहीं, हम बढ़ने वाला एग्जांपल लेते हैं, वो थोड़ा आसान पड़ता है। देखिए, जब वेलोसिटी लगातार बढ़ती है तो ग्राफ जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसे ऊपर की तरफ बढ़ेगा क्योंकि वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है। अगर घटने वाला होगा तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस तरीके का बनेगा, नीचे की तरफ डाउनवर्ड स्लोप, उसमें बनेगा अपवर्ड स्लोप। तो मैं बनाता हूं उसको ये हो गया टाइम, और इधर हो गया वेलोसिटी। इस तरीके से अपवर्ड, क्योंकि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या हो गया कि वेलोसिटी मेरी लगातार इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। फिर इसमें क्या करेंगे, बहुत आसान सी इसमें एक चीज आपको बताऊंगा कि जैसे ये ओरिजिन है, ठीक है, ये ओरिजिन है, मैंने कहा कि यहाँ पर टाइम t1 ले लेता हूँ, ये ड्रॉ कर लीजिए, यहाँ पर टाइम t1 ले लेता हूँ, तो t1 के रिस्पेक्टिवली
T1 के रिस्पेक्टिवली मेरे पास जो वेलोसिटी आ गई वो आ गई बेटा v1। v1 फिर मैं अगला टाइम लेता हूं T2। तो T2 के रिस्पेक्टिवली जो वेलोसिटी आएगी वो देखिएगा, ये आएगी v2। तो v1 और v2 ये हो गया। T1 के रिस्पेक्टिवली वेलोसिटी v1, T2 के रिस्पेक्टिवली वेलोसिटी v2। ये तो ग्राफ कुछ जाना पहचाना लगता है, बिल्कुल लगता है जी जाना पहचाना। ये कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कि मैंने यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला ग्राफ देखा था जिसमें हमने वेलोसिटी निकाली थी, ठीक है, जो हमने इसमें देखा था पोजीशन टाइम ग्राफ में। तो वहां पर भी हमने स्लोप निकाला था। तो जरा यहाँ पर स्लोप निकाल कर देखते हैं कि क्या होता है। भाई जब वहां स्लोप निकाला था यहाँ भी तो निकाल सकते हैं। तो जरा देखते हैं। मैंने क्या करा, मैंने कहा ये T1 और T2 के बीच का जो गैप है इसको ऐसे हमने करा, ये हो गया T2 माइनस T1। ये 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा ऑब्वियसली। और ये जो है ऊपर v2 है नीचे v1 है, तो ये वाला जो लेंथ है ये कितना बन जाएगा v2 माइनस v1। तो इसका स्लोप निकाल कर देखते हैं जरा, इसका स्लोप निकाल कर देखते हैं। हम ये कहेंगे स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू, फिर वही चीज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ कितना हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अभी परपेंडिकुलर कितना है v2 माइनस v1 और बेस कितना है T2 माइनस T1। तो ये हो जाएगा v2 माइनस v1 अपॉन T2 माइनस T1। और v2 माइनस v1 क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। और ये जो T2 माइनस T1 है ये क्या है बताइए, टाइम टेकन। मुझे आप बताएंगे चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन क्या होता है, बताएंगे? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन ये क्या होता है, बताएगा कोई भी बच्चा, बताइए। फिर एक्सेलरेशन। बिल्कुल सही, एक्सेलरेशन। तो ये मैंने निकाला क्या है, ये मैंने निकाला है स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यहां आ गया चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, तो ये तो एक्सेलरेशन हो गया। तो नोट करके लिखेंगे कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ is equal to acceleration. Slope of velocity time graph is equal to acceleration. वेलोसिटी टाइम ग्राफ से मेरे को के स्लोप से मेरे को एक्सेलरेशन मिलता है। तो बेटा तीन बेसिक चीजें जो आप सभी बच्चों को याद रखनी है कि अगर मेरे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो वेलोसिटी टाइम, पोजीशन टाइम ग्राफ है, पहले सुनिए, अगर पोजीशन टाइम ग्राफ है तो पोजीशन टाइम ग्राफ का जब मैं स्लोप निकालता हूं तो उससे मुझे वेलोसिटी मिल जाती है। दूसरा, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निकालता हूं तो मुझे मिलता है एक्सेलरेशन। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर हम निकालते हैं तो मिलता है हमको डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यहां से ये हमारे सारे के सारे जितने भी टाइप के ग्राफ्स थे ये कंप्लीट हुए। अब हमको जो हमारा अगला टॉपिक है, इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव करना है यूजिंग ग्राफिकल मेथड, मतलब इन ग्राफ्स को यूज करके इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव करना है। तो नेक्स्ट आप लिखेंगे डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। मैं ये सारा मिटा दूं अगर नोट कर लिया है तो। यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन वाला मत मिटा। कौन सा, ये वाला? यस सर। अच्छा, ये समझाना है दोबारा या अभी नोट करना है? नहीं सर, मिटाना मत, ही नोट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इधर से ये वाला मिटा रहा हूँ, ठीक है।
चलिए, तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे derivation of equations of motion by graphical method. Derivation of equations of motion by graphical method. Derivation of equations of motion by graphical method. तो इसमें हमें तीन इक्वेशंस जो है ना बेटा, जो चौथी इक्वेशन है ग्राफिकल मेथड से उस चौथी इक्वेशन का प्रूफ हमको नहीं करना है, हमें सिर्फ तीन इक्वेशन का करना है। तो एक ही ग्राफ बनेगा, उस एक ही ग्राफ से हमारी तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएंगी। तो आप यहाँ ग्राफ बनाइए। let us suppose that an object moves under uniform acceleration as shown by the graph below. ग्राफ बनाएंगे। ये हो गया टाइम और इधर हो गया वेलोसिटी। ये ग्राफ हो गया। ये ओरिजिन, इस पॉइंट को बोल दीजिए ए, या चलिए अभी बताता हूँ, हाँ चलो बोल दो, इस पॉइंट को ए बोल दो। इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो हो गई हमारी u, इनिशियल वेलोसिटी। टाइम जब जीरो होता है तो जीरो पर जो वेलोसिटी होती है वो u कहलाती है, इनिशियल वेलोसिटी। फिर मैंने कहा कि अब मैं यहां पर देखूंगा बिल्कुल ग्राफ के लास्ट पॉइंट पर, तो ये हमारा टाइम t है। इस टाइम पर जो वेलोसिटी है वो हमारी हो गई फाइनल वेलोसिटी, इसको मैं बोलूंगा v। ये u हो गई, ये v हो गई, और इसको बोलेंगे, अब ये ग्राफ बन गया हमारा o a, इस पॉइंट को बोल दीजिए b, और ये वाला जो पॉइंट है इसको बोल दीजिए c। ठीक है जी, ग्राफ सबको समझ में आ गया? तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, इसलिए ग्राफ नीचे से ऊपर तक ऐसे बढ़ता हुआ मैंने बना दिया। अब आप क्या करेंगे कि ये जो ए पॉइंट है यहां से एक लाइन ड्रॉ कर लें ऐसे टाइम एक्सिस के पैरेलल, तो ये 90 डिग्री बन गया। और इस पॉइंट को आप बोल दीजिए डी, ओ ए बी सी डी, ये हो गया। ठीक है जी, अब आप क्या करेंगे, यहां लिखिएगा फर्स्ट इक्वेशन। ये क्या होती है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। फर्स्ट इक्वेशन ये होती है। तो फर्स्ट इक्वेशन का जो मेरे को प्रूफ करना है वो हम जानते हैं कि मैं इसमें फॉर्मूले यूज करूंगा। तो मैं पहला फॉर्मूला लिखूंगा एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन का क्या होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, अभी अभी देखा मैंने, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है मेरे को, एक्सेलरेशन। तो मैं यहां लिखूंगा वी नो दैट acceleration a is equal to slope of velocity time
स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो स्मॉल a इज इक्वल टू, अब वेलोसिटी क्या होगा, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी, या स्लोप ऑफ वेलोसिटी वो छोड़ो, आप चेंज इन वेलोसिटी छोड़ो, सीधा सीधा स्लोप लिखेंगे इसका। तो स्लोप क्या होगा, स्लोप होगा बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि BD अपॉन AD, जो भी ट्राइंगल बनेगा उसी का आपको स्लोप निकालना है। तो BD अपॉन AD परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये जो BD है, इस BD को मैं क्या बोलूंगा, BC माइनस CD। ये जो पूरी लेंथ है BC, इसमें से छोटी लेंथ CD सब्ट्रैक्ट कर दो, BC माइनस CD अपॉन ये जो AD है, ये क्या हो जाएगा, A से लेकर D तक वाली दूरी तो T हो गई ना, तो इसको बोल देंगे स्मॉल t। तो A इज इक्वल टू, अब BC कितना है, B से लेकर C तक, तो ये वाली पूरी लेंथ ये कितना है, ये हमारा 0 से लेकर ये तक V। तो ये तो BC तो हमारा हो गया V। मेरी बात समझ रहे हैं सभी बच्चे। माइनस CD, ये छोटी वाली लेंथ, ये कितनी, ये क्या हो गया, ये हो गया U यानी कि इनिशियल वेलोसिटी। तो V माइनस U अपॉन T। बताइए सबको क्लियर है इतना, अरे भाई बोलो, समझ गए। अब इस T को इधर ले आया तो A इंटू टी क्या हो गया, AT। तो मैंने इधर लिख दिया AT इज इक्वल टू V माइनस U। अब आगे कर रहा हूं उस तरफ, तो V माइनस यू इज इक्वल टू AT लिख देंगे। V माइनस यू इज इक्वल टू AT, माइनस यू को उधर ले गए तो ये हो गया V इज इक्वल टू U प्लस AT। तो ये तो हो गई बेटा फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन का तो ये हो गया V इज इक्वल टू U प्लस AT। मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा। फिर हम करेंगे, हमें सेकंड इक्वेशन प्रूव करनी है। तो सेकंड इक्वेशन किस तरह से प्रूव करेंगे, देखिएगा। सेकंड इक्वेशन ग्राफ सेम ही यूज होगा, लिखे S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब देखो, we know that displacement is equal to area under velocity time graph। चलिए जी, तो डिस्प्लेसमेंट होता है S और एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसके नीचे का एरिया निकालो। तो एक तो ये बन रहा है बेटा राइट ट्रायंगल, ठीक है, और एक बन रहा है नीचे रेक्टेंगल। तो ये ग्राफ तो ये है ना, ये स्ट्रेट लाइन, तो इसके नीचे का पूरा एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDA प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल OADC। समझ गए कि नहीं, बताओ। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बताइए। सर बट यहाँ पे तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, तो फिर हम डिस्प्लेसमेंट ऐसे क्यों ले रहे हैं? नहीं, यहाँ पर जो वेलोसिटी है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में हम ये कहते हैं कि चाहे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो, चाहे आपका जो है नॉर्मल मोशन हो जिसमें हमारी यूनिफॉर्म वेलोसिटी रहती है, दोनों ही केसेस में जो हमारा एरिया निकलेगा वो हमें डिस्प्लेसमेंट दे देगा। आप देखिए, मैंने दोनों चीजों में ये चीज बताई है, ठीक है ना। वो पोजीशन टाइम ग्राफ में अलग चीज थी, पोजीशन टाइम ग्राफ की बात नहीं कर रहे, वहां तो सिर्फ स्लोप निकालना था। लेकिन जब मेरे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो उसके नीचे का जब मैं एरिया निकालूंगा, तो वेदर देयर इज एन एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन या फिर ना हो वहां पर, या फिर आपकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो, दोनों ही केसेस में जब मैं एरिया निकालूंगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का, तो वो मेरे को टोटल डिस्प्लेसमेंट दे देगा। समझ गए?
Yes, sir. ठीक है, चलिए जी। तो अब आप ये देखिएगा, ये हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ए प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी, ओ ए डी सी। अब आप ये देखिएगा ये किस तरह से निकाला जाएगा। जैसे बी डी ए की बात कर रहे हैं तो इसमें राइट ट्राइंगल है तो हाफ बेस इंटू हाइट हो जाएगा। तो हाफ बेस कितना है एडी और हाइट कितना है बीडी। एस इज इक्वल टू हाफ बेस कितना है एडी और हाइट कितना है बीडी, इसको एक ब्रैकेट में डालो, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी। तो लेंथ इंटू ब्रेथ यानी कि आप कर दो ओ सी इंटू ओ ए, ओ सी इंटू ओ ए। तो S इज इक्वल टू हाफ, और AD क्या हो गया AD, ये तो टोटल ये क्या है यहां से लेकर यहां तक वाली लेंथ, ये तो टाइम है ना, तो T, ये तो हो गया T। और BD क्या है BD ये, तो BD क्या हो जाएगा आपका, यहाँ B से लेकर C तक तो V था और C से लेकर D तक U था, तो ये बन गया V, ये बन गया V माइनस U। तो BD हो गया V माइनस U, ब्रैकेट में बंद करिए। सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? yes sir, प्लस ओके, प्लस ओ सी इंटू ओ ए। तो ओ सी क्या है, ओ से लेकर सी तक वाली लेंथ क्या है टी, और ओ ए क्या है यू, तो टी इंटू यू। तो S इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाई टी और मल्टीप्लाइड बाई V माइनस यू। मैं फर्स्ट इक्वेशन से कहूंगा कि V माइनस यू क्या हो जाएगा 80, V माइनस यू की जगह मैं लिख दूंगा 80, और T इंटू यू क्या हो गया UT। तो T इंटू 80 कितना हो जाएगा, हाफ AT स्क्वायर हाफ ए ही। तो S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। मुझे लगता है सबको आ गया होगा समझ में, बताइए जी, क्लियर है? ठीक है, ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे बेटा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये मिटा रहा हूं बीच वाला पोर्शन। अच्छा, और सभी बच्चों को बता देता हूं कि फिजिक्स की एक एक्स्ट्रा क्लास लूंगा मैं परसों संडे को, और मोस्ट प्रोबेबली शाम के टाइम ही लूंगा, तो उसके लिए आप लोग प्रिपेयर रहिएगा। और आज रात को 9 बजे सेट्स करवाऊंगा आगे, मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज तक करवाया था, उससे आगे मैं आज बढ़ूंगा, रात को 9 बजे होगी उसकी क्लास। चलिए अब थर्ड इक्वेशन देखते हैं। थर्ड इक्वेशन क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो यहां पर भी फिर यही वाला फंडा यूज करना है। जैसे फर्स्ट इक्वेशन में तो मुझे एक्सेलरेशन यूज करना था, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सेकंड इक्वेशन में मुझे डिस्प्लेसमेंट यूज करना था, थर्ड में भी डिस्प्लेसमेंट यूज करना है। तो लिखेंगे वी नो दैट डिस्प्लेसमेंट is equal to area under velocity time graph। तो डिस्प्लेसमेंट है s और एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखो मैं दो तरीके से कर सकता हूँ, एरिया निकाल सकता हूँ। एक तो मैंने एरिया ऐसे निकाला कि ट्राइंगल का एरिया प्लस रेक्टेंगल का एरिया, और दूसरा मैं ये कह सकता हूँ कि ओ ए बी सी ये पूरा का पूरा एक ट्रेपेजियम है। यहाँ पर आप ये देखिए कि ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल है, मतलब ओ ए और बी सी तो पैरेलल है, लेकिन ओ सी और ए बी ये पैरेलल नहीं है। ठीक, तो हम नोट करेंगे यहां पर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी सी, ओ ए बी सी, ये सबको समझ में आ गया ना? ट्रेपेजियम भी बोल सकते हैं, ट्रेपेजियम के एरिया का फंडा भी लगा सकते हैं, बोलो। Yes, sir. क्लियर है? ठीक है, चलिए
तो ये क्या हो गया, S इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, हाफ sum of parallel sides into distance between them, half sum of parallel sides into distance between them। ये फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का। तो S इज इक्वल टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड कौन सी है, एक तो OA और एक BC, तो OA प्लस BC इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है पैरेलल साइड्स के बीच का, आप OC बोल दीजिए, OC। तो S इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 मल्टीप्लाइड बाई OA प्लस BC। तो OA प्लस BC क्या हो गया, U प्लस V, और OC क्या हो गया, T हो गया। अब क्या करिए, S इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाई, जैसे ये U प्लस V है इसको पलट कर लिख दो V प्लस U, और जैसे ये T है ना इसको फर्स्ट इक्वेशन से हम लिख देंगे V माइनस यू अपॉन A, तो इसको मैं लिख दूंगा V माइनस यू अपॉन A। ये लिखा जा सकता है, बताइए क्लियर है कि नहीं। Yes, sir. ठीक है, अब V प्लस यू इंटू वी माइनस यू क्या हो गया, V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, 2 इंटू A क्या हो गया 2A। तो S इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2A। अब 2A इधर आ गया, तो 2AS इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, पलट कर लिख देंगे, रीअरेंज करेंगे तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS हो गया। बताइए जी क्लियर है कि नहीं। Yes, sir. ठीक है, चलिए जी फिर इतना करिए, और जिस बच्चे को भी करना हो, मैं अभी NCERT से पहले फिनिश कराऊंगा। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके 2-3 दिन के अंदर अंदर ही टेस्ट शुरू होने वाले हैं, तो पहले मैं सेट्स करा रहा हूँ उसमें, और सेट्स में मैंने एक एक्सरसाइज अभी करवाई है, आगे की एक्सरसाइज पहले करवाऊंगा, फिर उसके बाद आप लोगों का रिलेशन फंक्शन करवाऊंगा। और परसों यानी कि संडे को फिजिक्स की एक एक्स्ट्रा क्लास होगी, तो उसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा। ठीक है, चलिए बेटा आज के लिए इतना ही। सर कल की क्लास की रिकॉर्डिंग हाँ मैं भेज नहीं पाया था, आज रात को भेज दूंगा, मैं आपको 11 साढ़े 11 बजे तक भेज दूंगा। ठीक है, Thank you, sir. ओके।